बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लज़ी जअल लकुम मिनश शजरिल अख़ज़रि नारा फ़इज़ा अंतुम मिन्हु तूक़िदून अवलैसल्लज़ी ख़लक़स समावाति वल अर्ज़ बिक़ादिरिन अला अन यख़्लुक़ मिस्लहुम बला वहुवल ख़ल्लाक़ुल अलीम इन्नमा अम्रुहु इज़ा अराद शयअन अन यक़ूल लहु कुन फ़यकून फ़सुब्हानल्लज़ी बियदिही मलकूतु कुल्लि शैइन व इलैहि तुरजऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ठीक है, मैं आपको बताऊँगी वेट की हिस्ट्री है कि 1795 में उस टाइम के जितने भी बड़े बड़े मैथ्स के इंस्ट्रक्टर थे ना, वो सारे साथ बैठे थे और उन्होंने डिसाइड किया था कि आज से 4 पहले बोलते थे मेगाग्राम किलोग्राम मिलीग्राम, ठीक है। और इन्होंने डिसाइड किया था, लेकिन जो मेगाग्राम होता था उसके लिए आपको क्वान्टिटी ज़्यादा चाहिए थी, तो वो उसमें से डेली बेस में यूज़ होता था। किलोग्राम में चावल चीनी का हो जाता था और ग्राम में हो जाता था, लेकिन और जो मिलीग्राम होता था ना वो बहुत कम उसमें होता था। तो उसमें जब आगे आते थे ना, तो उसमें से किलोग्राम और ग्राम यूज़ होना शुरू होता था, क्योंकि वो डेली बेस पर ज़्यादा यूज़ होता था। अच्छा, अब मैं ना आपको कन्वर्जन्स करके दिखाऊंगी। अगर हम केजी टू ग्राम्स करते हैं ना, तो हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं 1000 से, और अगर हम ग्राम्स टू केजी करते हैं तो हम उसको डिवाइड करते हैं 1000 से। अब आप मुझे कोई भी नंबर दे तो फिर मैं ऐसे करूँ। कोई भी नंबर दे दूँ? श्योर। मैं केजी में दूँ कि ग्राम में दूँ? वो आपकी मर्ज़ी है। मेरी मर्ज़ी है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि 3 किलोग्राम ये क्या है, मिलीलीटर से लीटर में करें? तो किलोग्राम में करना। अच्छा, अब हाँ, तो ये हमारा आंसर है। अच्छा, और अगर 3 ग्राम्स हो और उसको किलोग्राम में करना हो? अगर 3 ग्राम्स हो हाँ, तो इसको हम ये आंसर है। ज़बरदस्त। इसको मिला के 90 का इंक बनाया, जैसे 60 का और यहाँ पे 30 का, ये आपका बना 90 का इंक। और सप्लीमेंट्री एंगल होता है 180 और सप्लीमेंट्री एंगल होता है 180 का। 2 साइड्स मिला के बनते हैं 180 का। जैसे यहाँ पे एक 120 का एंगल है, 60 का एंगल है, ये बना आपका 180 का एंगल। यानी हमने दोनों साइड से मेजर कर लिया, इधर भी और इधर तो ये आपका 180 का एंगल बना। और ये हमने प्रोजेक्ट बनाया, इसमें क्या कहते हैं, आप कोई सा भी, जैसे ये आपका हुआ रिफ्लेक्स एंगल। अच्छा, इस प्रोडक्ट से आप इजीली एंगल्स मेजर कर सकते हैं। यू डोंट नीड अ डी फॉर इट। ये एक काइंड ऑफ आपका डी बना गया, अपने हाथ का बना। वेरी नाइस, मुस्तफा रियल लाइफ एंगल। और कुछ जी? हमारे पास है ना 4 किस्म की रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं। एक ये एक्यूट एंगल हो गया, और ये ऑब्ट्यूज हो गया, सही है। और ये बहुत सी आपकी डेली लाइफ में भी आती हैं, जैसे कि ज़मीन में आपको दिख जाएंगी, सही है। और स्ट्रेट एंगल आपको मतलब है रोड हो गया, जैसे हम टेबल बना रहे हैं तो हमें ये स्ट्रेट एंगल। राइट एंगल चाहिए होगा ना, ताकि टेबल सीधी रहे, वरना टेबल टेढ़ी होगी। फिर हम पानी रखेंगे, पता चले पानी बह रहा है, चाय गिर रही है ना। वी नीड राइट एंगल फॉर द टेबल। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसकी सेंटीमीटर की है, ये 18 सेंटीमीटर की है, 18 सेंटीमीटर की। हमने ऐसे पूरा प्लान करा, फिर इसे हमने पहले चूज़ करी कौन सी बिल्डिंग बनानी है, एजुकेशन बिल्डिंग, बिजनेस बिल्डिंग। तो हमने एजुकेशन ही करी, क्योंकि हम भी स्कूल में ही, हमने भी स्कूल ही बना लिया। सोचा ये प्लेग्राउंड है, यहाँ पे लाइब्रेरी है, बी क्वाइट। तो ये इसके अंदर हमने मेनली फोकस करे शेप्स करने, देखते हमने पैटर्न यूज़ करे, हर जगह शेप ही शेप है। ये भी एक शेप है, तो इसके अंदर हमने करे क्वाड्रिलेटरल्स के ऊपर फोकस। वो आगे ऐसा कंटिन्यू करें। क्वाड्रिलेटरल्स मतलब 4 साइड्स, क्वाड मतलब 4 एंड लेटरल्स मतलब साइड्स। क्वाड्रिलेटरल्स ऐसा कोई भी शेप जिनकी 4 साइड्स है वो क्वाड्रिलेटरल्स कहलाता है, जैसे ट्राइपीजियम, स्क्वायर, रेक्टेंगल, हिल, काइट एंड रोम्बस। कैसा आपने मेरे दोस्त को ऐसे बताया होगा कैसे इन लोग ने अभी बहुत सारी शेप्स बनाए, और सारे शेप्स ये रही और उनके डेफिनेशन भी ये रही। और जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं ना, उसके 4 साइड्स होते हैं। कैसे आप यहाँ देख सकते हैं, सारे यहाँ 4 साइड्स है। कैसे ये एक साइड है, ये रही एक साइड पे, 2 साइड, ये रही 4 हो गई। किसकी 4 शेप्स 4 साइड्स होती है ना,
कैसे ये देख सकते हैं आप यहाँ, इसकी 4 साइड्स है तो ये भी बनेगा। कि इसकी 4 साइड्स होती है वो बनता है कोटिलेटर्स। 2D होगा। D से मतलब क्या होता है? डायमेंशन ना? डायमेंशन 50 डायमेंशन, 2 डायमेंशन है मेरे ख्याल से। जी विड्थ एंड हाइट। और अगर तीसरी डायमेंशन भी आएगी तो सर ये आप देख सकते हैं हम लोगों ने डब्बे बनाए सर। ये डब्बे 3D है ना, देखें ये डब्बे 3D है। ये 3D है सर। ये भी 3D है, 3 डायमेंशन जैसे। जी सर। ये डेली मतलब डेली लाइफ में बहुत काम आते हैं। जिस तरह आप स्कूल में भी देख सकते हैं, यहाँ पर हर जगह कॉरिडोर्स हैं। बिल्डिंग स्ट्रक्चर जो होते हैं उसमें भी ज़्यादातर जो बिल्डिंग्स होती है वो कॉरिडोर शेप में बनी होती है। जो मतलब जो हर चीज़ जो भी चीज़ आपको 4 साइज की नजर आएगी वो कॉरिडोर की लाएगी। तो ये जो पूरे स्क्वायर्स बने हुए हैं, उसके अलावा ये विंडोज स्क्वायर और ये टेबल टॉप, बहुत सारी चीज़ें। छोटे से बड़े में जाते तो हम डिवाइड करते, और हम बड़े से छोटे में जाते तो हम मल्टीप्लाई करते। सही है। तो अब आप बताएं मिलीलीटर से लीटर करें या लीटर से मिलीलीटर? तो हम करेंगे मल्टीप्लाई सर। और मल्टीप्लाई में हम जैसे मल्टीप्लाई में हम नंबर बढ़ाते हैं, कम नहीं करते। जैसे आपने बोला लीटर से मिलीलीटर करना, क्योंकि हमें बड़े से छोटे जाना है, हमें मल्टीप्लाई करना है। हम इसमें आ रहे हैं तो हम नंबर वो बढ़ाएंगे, क्योंकि अब बड़े से छोटे में जा रहे हैं ना। देखिए ये कॉमन सेंस की बात है कि अगर आप बड़े से छोटे छोटे से बड़े में जाते हैं तो मतलब अगर आपको बड़ा करना है नंबर तो आप मल्टीप्लाई करेंगे और छोटे में जाएंगे तो डिवाइड करेंगे। अभी आपने हमें बोला मल्टीप्लाई करना है, अब जितने जीरो ना हम उतने आगे मूव करेंगे, हम डेसिमल पॉइंट को मूव करेंगे। जैसे आप 3 जीरो इधर 1 2 3, आपने कहा था लीटर से मिलीलीटर करना है, लीटर से। डेसिमल पॉइंट के बाद किसी नंबर की वैल्यू नहीं आती। अगर आपको डेसिमल पॉइंट अगर आपका आखिर में आया है ना तो आपको ज़ीरो लगाना ज़रूरी नहीं है। और हमारा आंसर आया 324.3 पॉइंट। हाँ बताएं भाई, कॉमन सेंस है, बताएं सही है कि नहीं है? क्लॉक्स जो इन्वेंट हुई थी वो मेजर हुई थी सन, वाटर और सैंड का मोशन करने के लिए। जब ह्यूमंस को पता चला था कि अर्थ हिलती भी है, मतलब गोल को घूमती है, तो फिर उन्होंने टाइम इन्वेंट किया। अब वैसे पुराने ज़माने में तो क्लॉक्स नहीं होती थी ना, तो वो ऐसे मजा करते थे जैसे फजर के बाद जो है वो रोशनी आना शुरू हो जाती है, सूरज निकलना शुरू हो जाता है, तो इसका मतलब होता है कि नमाज कज़ा होने वाली है। और फिर उसके बाद जब असर का वक्त होता है तो आप जैसे देखते हैं कि बहुत तेज़ धूप के बाद ठंडी ठंडी हवा आना शुरू हो जाती है, तो वो असर का टाइम होता है, सन के मोशन से चल रहे थे। अच्छा, अभी हम पे आपका चेक उठाएंगे। ओहो, इतना लंबा एक जूस से बोलने जो ना मुझे इतना मैथ करवाइए। 4 hours plus 7 minutes। 4 hours। अच्छा मैं इसको आपके लिए ना सॉल्व करूँगी। अच्छा आपको चाहिए? 2 days। डिवाइडेड बाय हम करते हैं तो कैसे कॉमन सेंस है। अच्छा इसको मैं ध्यान रखे जाऊँगा, ये ध्यान रखे जाऊँगा, आगे जा नहीं सकता, जरूर लगा दूँगा, क्या लगाऊँगा और आगे क्या लगाऊँगा। 103 minutes। 4 hours। आंसर क्या होगा? और ये होगा 51। अच्छा अभी यहाँ पे जैसे आप सही है। उसके अलावा ये 3 वे होते हैं कनेक्ट करने के लिए, केबल पोर्ट, USB, ब्लूटूथ एंड वाईफाई। उसके अलावा दे आर मेन कंपोनेंट्स। इट कॉस्ट, इसकी जो कॉस्ट होती है वो अराउंड 150,000 नहीं बनती है। और इसके जो मतलब 4 मेन्यूज होते हैं वो आपको ये बताएंगे। 4 मेन्यू पता रिसेंट प्रोग्राम, फाइल फोल्डर, ब्रिक्स सेटिंग। इसकी 4 इनपुट और आउटपुट। There is 4 input for output. Name output is ABCD. Input names is 1 2 3 4. ये जो है, ये जो लगा मैं ना ABCD, ये जो है ये चीज़ें
आउटपुट, सही है। और जो पीछे जो 1 2 3 4 लिखा हुआ है ये है इसका इनपुट, सही है। तो ये आउटपुट और इनपुट होती हैं। और हम आपको इसको चला के भी दिखाएंगे प्रोग्रामिंग हमने पहले से ही की है। नहीं, इसमें होती है कि हमने कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग लिखी, फिर इसको जैसे मैंने आपको बताया कनेक्ट कैसे लेगो माइनक्राफ्ट हम लोगों ने जो होती है ना कि जिससे कोई कंट्रोल होता है, मतलब जब से कनेक्ट होती हैं 3 चीज़ें, तो हमने उस पर कनेक्ट करके लैपटॉप से जो ये कंप्यूटर से इसमें पूरा डाटा सेव किया। जैसे मैंने आपको बताया था कि 4 मेन्यू होते हैं, उसके अंदर में से किसी एक फोल्डर में 5 फोल्डर में जाके हमने सेव करा, ताकि अब उसका सेव होकर अब वो चलना शुरू हो गया। मतलब अब उसके बाद प्रोग्रामिंग हुई थी। अब चलो आपको चला के दिखाएंगे ये आपको। चलो ये भी ऐसा होगा। अब हमने बनाया डायरेक्शन सीधी करो उसको, तो मैं कहीं भी रख दूंगा उसको ढूंढ लेगा। जैसे हमें मेरे दोस्त ने बताया था तब सन की रेस पड़ती है ना, हम लोग ने बताया सन की 4 रेस होती है। हम लोग ने अभी तक 3 बनाई है, हमें टाइम नहीं हो रहा था। जो 3 रेस होती है वो चली जाती है, डेंजरस रेस होती है जिसका नाम यूवी रेस है, और वो हमारा एटमॉस्फेयर ब्लॉक कर देते हैं हमें बचाने के। और यहाँ हमें यहाँ एक प्रोजेक्ट बनाया है एसिड रेन के ऊपर कि एसिड रेन होती कैसे। एसिड रेन ऐसे होती है कि फ्यूल्स होते हैं ना, फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, एक अलग तरह के फ्यूल होते हैं। जैसे कि पुराने ज़माने में डायनासोर मरे थे, उनकी हड्डियाँ ज़मीन के अंदर है ना, जब उनको माइन करें तो उसके अंदर से मतलब फ्यूल निकले, ज़मीन से फ्यूल निकलते हैं ना, भी मशीनें लग के, उसको हम कहते हैं फॉसिल फ्यूल। तो उसकी वजह जब वो जलता है फैक्ट्रीज के अंदर तो SO2 बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड, और फिर वो जाके क्लाउड के अंदर चले जाते हैं। फिर क्लाउड से मिलके वो एक क्लाउड्स बनाते हैं जो एसिड रेन कर पाते हैं। तब एसिड रेन गिरती है तो ह्यूमंस को भी हर्ट करती है और फिशेस को मार देती है, और प्लांट्स वगैरह बिल्डिंग्स को डैमेज कर देती है बहुत। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हादिरमान है। मेरा नाम अनस साकिब है। मेरा नाम सीधर मिर्सर फानी है। और मेरा नाम सारा फातिमा है। आज हम आपको पोल्यूशन के बारे में बताएंगे। पोल्यूशन को उर्दू में आलूगी बोलते हैं। पोल्यूशन वो चीज़ होती है जो हमें बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है, जैसे कचरा और फैक्ट्रीज के धुएँ और ये मतलब आवाज़ें बहुत सारी, ये सब। तो पोल्यूशन की बहुत सारी टाइप्स होती है, मगर आज हम आपको सिर्फ 3 टाइप्स बताएंगे: एयर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन और नॉइस पोल्यूशन। अच्छा, आज मैं आपको बताऊंगी एयर पोल्यूशन के बारे में। तो जो एयर पोल्यूशन होती है उसके जो कॉजेज़ होते हैं वो फैक्ट्रीज़ के धुएँ होते हैं, इसके अलावा गाड़ियों के धुएँ और जो हम कचरा जलाते हैं उसके धुएँ होते हैं, सही है। और इसमें जो आधे से ज़्यादा जो कॉज चीज़ें होती हैं ना जिनसे पोल्यूशन फैलती है वो है प्लास्टिक। सबसे जो बुरी चीज़ है ना वो प्लास्टिक है। तो अच्छा, एयर पोल्यूशन जो होती है, ये जो एयर पोल्यूशन होती है इसमें जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इतनी सारी फैक्ट्रीज़ के धुएँ हैं, कचरा जल रहा है यहाँ पे और गाड़ियों की धुएँ हैं। इससे हमें बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं क्योंकि इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जैसे यहाँ उससे हमें होता है लंग्स कैंसर होता है, एस्थमा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इससे फिर ना हमारी जो अर्थ होती है ना उसकी एक लेयर होती है जिसको ओजोन लेयर बोलते हैं, वहाँ पे ना ये होता है कि ना वो हमें ना सन की रेज़ से इन सबसे प्रोटेक्ट करती है। तो जब ये जो धुआं होता है कि जाके जो पोल्यूशन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, जब ये जाके वहाँ पे जाती है तो ये इसको डैमेज करता है, और डैमेज करने से बहुत ज़्यादा हमारी ओजोन लेयर ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पे हमें करना चाहिए। मेरा नाम हानिया नकवी है। मेरा नाम आमना अब्दुल मलिक। और मेरा नाम शान। Today we are going to talk to you about adaptation. Adaptation is a process of changing to fit in a new environment or situation. अब जैसे हम फॉर एग्जांपल हम पोलर बेयर को ले लें। अब पोलर बेयर जो है उसको सिर्फ ठंडी जगहों पर रहने की आदत है, और मतलब वो सिर्फ ठंडी जगहों पर ही रहता है, वो रहता ही नहीं है कहीं। जैसे कि एग्जाम्पल ले लें आप मछलियों की, जैसे मछलियाँ गर्मी में बहुत ज़्यादा ऊपर आ जाती हैं और सर्दियों में मतलब बहुत ज़्यादा नीचे चली जाती हैं। और जब ये जो उनका खाना जो होता है ना मछलियों का, वो अपनी मतलब छोटी छोटी मछलियाँ होती है ना वो उनको ही खाती है। जैसे कि इनकी एग्जाम्पल ले लें आप, जैसे कि जितने भी जानवर हैं ना ये अपना शिकार खुद करते हैं, इनका एक अपना पर्सनल खाना नहीं होता। ये लोग इनको जो मिलता है, जिससे जो भी मिलता है ये लोग वही शिकार करके खाते हैं।
और की ये वजह होती है कि ये लोग यहाँ पे क्यों नहीं रह सकते इन 3 जगह। फर्स्ट ऑफ ऑल पानी में डूब के तो मर गए। इन दोनों की बात है कि जो बेयर है उनकी जो स्किन होती है, मतलब वो खाल जो होती है वो मोटी होती है। दैट्स वाई वो लोग यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर सकते। और यहाँ पर एक बेयर होता है, वो भी यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाएगा क्योंकि उसकी जो स्किन होती है वो पतली होती है। और जैसे एग्जांपल ले लें हम लोग की, जैसे जैसे हमें कराची की आदत है, हम कहीं पर भी चले जाए बर्फ़ के इलाके में हम नहीं रह सकेंगे। हम शौक से घूमने तो चले आएंगे, पर हमें 1 दिन 2 दिन हमें वापस घर आने का मतलब करेगा। वो सहरा में आराम से चल सकते हैं। अच्छा। जहाँ पे ट्रक फंस जाते हैं वहाँ पे वो आराम से चल सकते हैं। अच्छा, क्यों? क्योंकि उन ट्रक्स के जो टायर्स होते हैं वो सहरा में ज़्यादातर फंस जाते हैं, वो रोड पे चलने के लिए बनाया जाता है। और कैमल के जो पैर होते हैं वो कहीं पे भी चल सकते हैं। वो सड़क पे भी चल सकते हैं? हैं? वो सड़क पे भी चल सकते हैं? सड़क पे भी चल सकते हैं और दोनों में? सहरा में भी चल सकते हैं। ऑल टेरेन? हाँ। जबरदस्त। और क्या होता है? और ये अपने अंदर एक चीज़ भी लेके घूमता है। हाँ, बताएगा ना? हाँ। बताओ। देख लो। ऐसे तुम्हें रटा लगाया है ना? इधर 2 मिनट। चलो बोल दो जो तुम्हें समझ में आता है। There are 2 species of camels. Bactrian camel. Bactrian camel के पास 2 हम्प होता है, ओके। जिसमें वो अपना खाना स्टोर करना। और डोमेट्रिक कैमल जो होता है उसके पास एक ही हम्प होता है, लेकिन वो अप टू 80 पाउंड्स तक वो स्टोर कर लेता है। ये ज़्यादा स्टोर करता है कि वो ज़्यादा स्टोर करता है? ये ज़्यादा स्टोर कर लेता है। ये बड़ा होता है? ये बड़ा नहीं होता है, इसका जो एक हम्प होता है लेकिन वो ज़्यादा होता है। अच्छा। वो भी ज़्यादा स्टोर करता है बट ना वो जल्दी एम्प्टी कर देता है। ओहो, खाता भी ज़्यादा है? हाँ। ओके। हाँ भाई, कैक्टस। ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करता। हाँ ये तो आपने हाँ, ये तो मैं सुन लेता ना। उर्दू में बताओ कैक्टस का। हाँ बता। मैं आपको अब टाइप्स बताऊंगा कैक्टस की। बैरल कैक्टस, ओल्ड लेडी कैक्टस। क्यों कहते हैं ओल्ड लेडी कैक्टस? क्या खास बात है? इसकी खास बात ये है क्योंकि उसकी जो कवरेज है ना ग्रे हेयर की, इसकी वजह से, और जो उसकी ये फ्लावर देखें ये कोई हेड के फॉर्म में होती है, और जो इसकी कवरेज है ना ग्रे हेड की, इसके वजह से ओल्ड लेडी कैक्टस बोला जाता है। ग्रे होता है इसलिए। हाँ, और दूसरा है मून कैक्टस। मून क्यों कहते हैं इसे? मून कैक्टस लग रहा है मुझे। मून कैक्टस कैसे कहते हैं क्योंकि इसके अंदर एक खासियत ये होती है, जब ये उगता है ना तो जब ये उगता है ना तो फिर ये मतलब जब ये उग ही रहा होता है तो उसके सीड में वैसे ही पानी स्टोर हुआ होता है। अच्छा, पहले से ही? हाँ, पहले से स्ट्रक्चर हुआ होता है। इसको मून कैक्टस इसके बोलते हैं, उसका ना थोड़ा सा शेप मून की तरह होता है, थोड़ा सा लगता नहीं है लेकिन होता है। और ये स्टार कैक्टस है। और जो अब ये देख रहे हैं ना ये चीज़ कभी वो मतलब समझ लें कि रात दिन में कभी थोड़ी देर के लिए खुलता होगा। और इसी टाइप का हमारे पास एक गेम है, इससे हमें पता चलेगा कौन सी बर्ड हर चीज़ नहीं खा सकती। स्पेसिफिक चीज़ें जो वो खा सकती है, हम 30 सेकंड्स का टाइम लगाएंगे, देखेंगे आप कितनी कर पाते हैं। इससे हमें पता चलेगा हर बर्ड हर चीज़ नहीं खा सकती, स्पेसिफिक कुछ चीज़ें जो वो खाती हैं। आप पार्टिसिपेट करना चाहेंगे इसमें? अब हम आपको हमारे पास 3 टाइप्स की ब्रीड की वो है, लॉन्ग एंड नैरो की, और बहुत 3 टाइप्स के। अब हम अपना आपको एक भी आपको चूज़ करने के लिए देंगे और आपको गेम खिलाएंगे। 3 एग्जाम्पल से आपने इससे कोई भी करके बीच में से आपको बोल में डालिएगी, देख फिर हमें ये पता चलेगा 30 सेकंड्स में आप कितना। इससे गेम जब ये दबेगा तो इससे गेम स्टार्ट होगा। जो फॉर रेड ब्लॉक है इससे ये जो सारी प्रोग्रामिंग करिए इससे रिपीट होगी। जो टचिंग पैडल है, जब ये पैडल को टच होगा तो ये बॉल वापस ऊपर जाएगी, या फिर अगर रेड लाइन को टच होगा तो रुक जाएगी और फिर ये गेम ओवर का ब्लॉक आएगा आपके पास। ये चेंज स्कोर, ये जो है जब पैडल को टच करेगा तो ये यहाँ पे चेंज स्कोर होगा आपका। और ये मूव 10 स्टेप, मतलब ये स्पीड है। अगर आप इसको 15 स्टेप है तो ये तेज़ चल रही है, अगर आपको 2 या 3 कर देंगे तो बहुत स्लो चलेगी। तो स्पीड है ये। Do you scratch? Assalamualaikum everyone. I warmly welcome all of you in the English PID. Let's begin with it. Children have read their
book, you can see the poster, You Move My Cheese. So they are presenting an activity on it. We have 4 main characters. So let's begin with this activity. Hope you enjoy. Life is unpredictable. It's like a maze full of obstacles. We need to keep on moving to win the race of life. Here's 4 characters of Who Move My Cheese will tell you about maze and excel in this thing. I am Scully. I quickly accept challenges and I try to jump into action quickly. Maybe because my parents always motivated me to accept challenges. I am Skip. My nature is good. I want to do adventure. But often I am not brave enough. Maybe because my parents encouraged me for adventures but didn't guide me well. Hello, I am Hem. I don't like changes. I don't like face challenges because maybe my parents always comforted me when I felt always pampered me. Okay, so these were the 4 characters and we have the last one left. After that, I want 4 fathers to volunteer for this activity. So please make a choice. Till then, let's listen to the 4th one. I am able to learn and adapt towards change. In the same way, many children who have cooperative parents are ready to face challenges. Yes, so have you decided? 4 fathers. I need 4 fathers. Come on, sir. Would you like to? Come on, let's show this. Let go of your fear. No, it's okay, it's fine. Give one to them. We have to wear it, sir. Support system. घबराने की नहीं होती. Okay, so one by one you will follow this and there are certain challenges on this maze. You have to do it. Like for example, jump twice. So you have to jump twice and then move accordingly. This is for the children that they follow your footsteps. They follow the footsteps of their elders. So basically you are the support system, motivation, encouragement and ray of hope for the children. So let's begin with the ray of hope. You have to move forward. Yes. Balance on one feet and take a step. Wave hello. Hello. Left. Say hooray. In the first stage of children, from birth to 18 months of age, children are uncertain about the world. They must develop the basic trust. Yes, Kari. What is the solution? We children need love and time and spend time and we need you to love us. We need you to love us, take care of us and we need attention. Balance also. Goes wrong. You have to step back a little more and see the way out. Back side. You can help them. Sometimes the children can also help the parents, right? Yes. Turn around. Clap twice. Say hooray. Hooray. Okay, so here's the second problem. This level tell you the solution. In stage 2, that is from 18 months
2 to 3 years old, children gains the sense of independence and to make their own little choices. We children at this stage want you to give us some freedom. Choice, action like folding our clothes ourselves, eating our food ourselves. ये बच्चे भी आपकी राह देखते हैं और इनकी आंखों की चमक, इनकी आंखों की उम्मीद, इनके चेहरे की दमक आप लोगों के आने से बढ़ जाती है। बहुत शुक्रिया आप लोगों की आज तशरीफ़ आवरी का। आज जो शख्सियात हमारे साथ मेहमान ख़ुसूसी के तौर पे मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ़ कराना चाहती हूँ। ये कोई आम लोग नहीं हैं। इनमें मिसेस सलमा जो हैं सलमा सिद्दीकी साहिबा, ये इस्माइल मीरठी की नवासी हैं और उनके साथ ज़हरा मौजूद हैं जो ज़ाहिर है उनकी परनवासी या परपोती बनेंगी। इस्माइल मीरठी साहब को कौन नहीं जानता, शायर हैं। हमारे बच्चों के लिए इस वतन के इंडिया में उन्होंने बहुत सारी शायरी की, उर्दू की, जिसमें कि बहुत मशहूर नज़में मौजूद हैं। रब का शुक्र अदा कर भाई जिसने हमारी गाय बनाई, और भी बहुत सारी नज़में हैं। और उनका ख्वाब था कि इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट की बच्चियाँ तालीम हासिल करें, आगे बढ़ें। मैम सलमा ने लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर और पॉलिटिकल साइंस में आगरा यूनिवर्सिटी से 1968 में ग्रेजुएट किया। और ज़हरा हमारे साथ मौजूद हैं। ज़हरा ये ऑडियोलॉजिस्ट हैं, स्पीच लैंग्वेज थेरेपिस्ट हैं बाय प्रोफेशन, और इन्होंने ग्रेजुएट किया है ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी से फ्रॉम कॉलेज ऑफ स्पीच लैंग्वेज एंड हियरिंग साइंसेस। आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने आज वक्त निकाला और अपनी सुबह हमारे नाम की है। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। माशाल्लाह लंबा प्रोग्राम है, बहुत सारे इवेंट्स हैं मज़े मज़े के, और L12 एकेडमी की कोशिश होती है कि नो चाइल्ड गेट्स लेफ्ट बिहाइंड। तो एवरी चाइल्ड हैज़ टू पार्टिसिपेट इन समथिंग और द अदर, एंड दैट रिक्वायर्स टाइम एंड अ लॉट ऑफ एफर्ट, एंड देन ऑब्वियसली इट बिकम्स अ चैलेंज कि सबको अकोमोडेट करना। बट वी डोंट वांट एनीबडी टू स्टे बिहाइंड। We push every student to come forward and present something or the other, either in a group formation or individually. So, बच्चों को motivate करने के लिए let's give them a strong, good hand of applause. Let's not forget the teachers also who have worked immensely. Over to Ms. Usha, Sir Yasin, Ms. Hena, Ms. Malia. Assalamu alaikum. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम यासीन है और मैं इनका इस्लामियात का क्लास टीचर हूँ। तो अल्लाह ताला ने हमें एक बहुत ही बाबरकत और मुक़द्दस महीना अता फ़रमाया है, रमज़ानुल मुबारक का। तो अभी हाल ही के अंदर रमज़ान के हवाले से हमने कुछ चीज़ें बच्चों को पढ़ाई थी, तो उसी हवाले से हमने जो है वो एक प्रोग्राम तश्कील दिया है। आप हज़रात के इल्म में होगा कि रमज़ानुल मुबारक के महीने के अंदर मुख्तलिफ़ चैनल्स पे प्रोग्रामात नशर होते हैं, जैसे शान रमज़ान हो गया या जैसे इरफान रमज़ान हो गया। तो इसी तरह का कुछ ड्रामा जो है वो प्रोग्राम जो है वो बच्चों ने तश्कील दिया है और वो इंशाल्लाह बच्चे आपके सामने पेश करेंगे। मैं दावत देता हूँ हुज़ैफ़ा को और सारा को जो होस्टिंग करेंगे इंशाल्लाह इसकी। अस्सलाम वालेकुम। हमारे प्रोग्राम बरक़ात रमज़ान में मैं हूँ हुज़ैफ़ा और मैं हूँ आपकी वो सारा फातिमा। आज हम इस मौजू पर बात करने आ रहे हैं जो इसी मुक़द्दस महीने से मुताल्लिक़ है और उसको रमज़ान मुबारक कहा जाता है। और आज के हमारे मेहमान गिरामी हैं एहसन, उस्मान, रुमैसा और हाजिर। बराह करम तशरीफ़ लाइए। आज के प्रोग्राम में हमने इन्हें मदबू किया है। आज के प्रोग्राम का आगाज़ हम हज़रत मोहम्मद कलाम पाक से करेंगे। तिलावत कलाम पाक के लिए मैं गुजारिश करूंगी खुबैब से कि वो अपनी सुरीली आवाज़ में कलाम पाक में से कुछ सुनाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर
الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم माशाअल्लाह खुबैब आपके सामने बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में तिलावत कलाम पाक पेश कर रही है। अब मैं नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हानिया और सारा को दरख्वास्त करूंगा कि वो अपनी आवाज़ से हमारे कानों को जिला बख्शे। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है जिसने लाकर कलामे इलाही दिया वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला, फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला, झूम कर कह रही है ये बादे सबा, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, जो नबी के पसीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। हमने माना कि जन्नत बहुत है हंसी, हमने माना कि जन्नत बहुत है हंसी, छोड़कर हम मदीना न जाए कहीं। यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, और जन्नत मदीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। छोड़ना तेरा तैबा गवारा नहीं, छोड़ना तेरा तैबा गवारा नहीं, सारे आलम में ऐसा नज़ारा नहीं, ऐसा मंजर ज़माने ने देखा नहीं, ऐसा मंजर ज़माने ने देखा नहीं, जैसा मंजर मदीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। थोड़ा सा पकड़ लेना। चलो एक बार सब बोले माशाल्लाह। अब हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं।
तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा जनाब एहसन साहब से कि वो इस मुकद्दस महीने के बारे में कुछ बतलाएं। जी जनाब एहसन साहब। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जिस आयत की तिलावत की गई है वो इसी माह मुक़द्दस के बारे में है। अल्लाह ताला फरमाते हैं शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। रमज़ान का महीना वो है जिसमें कुरान मजीद को उतारा गया। आयत के इस हिस्से में इस माह मुक़द्दस की फजीलत बताई है। माशाअल्लाह, तो ये कुरान का महीना है और तिलावत करने का महीना है। मोहतरमा रुमैसा, मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों पर रोज़े क्यों फर्ज किए? अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए ईमान वालों, तुम पर रोज़े फर्ज कर दिए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले वाले लोगों पर फर्ज किए गए थे ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। लअल्लकुम तत्तक़ून, अल्लाह ताला ने रोज़े फर्ज करने का मकसद ही बताया है। अगर कोई मुसलमान रोज़ा रखता है तो उसके दिल में तक़वा यानी खौफ खुदा पैदा होता है और एक मुसलमान के दिल में खौफ खुदा होना ज़रूरी है। माशाल्लाह, बहुत प्यारी बात बताई आपने। अच्छा जनाब उस्मान साहब, अब मैं आपकी तरफ बढ़ता हूँ। ये बताएं कि रमज़ान मुबारक में कौन सा महीना ऐसा होता है, कौन सा वक्त ऐसा होता है जिसके अंदर दुआएं ज़्यादा कबूल होती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खास रमज़ान मुबारक के महीने में अफ्तार एक ऐसा वक्त होता है जिसमें अल्लाह ताला खूब दुआएं कबूल करते हैं। एक हदीस में वारिद है अल्लाह ताला रमज़ान में अफ्तार के वक्त 10 लाख जहन्नमियों को आज़ाद भी करते हैं। भाई वाह, क्या बात है! अल्लाह ताला अपने बंदों पर कितना मेहरबान है। मोहतरमा हादिया, मेरा सवाल आपसे है कि जो लोग रोज़ा नहीं रख सकते, इस्लाम ने क्या उन्हें कुछ गुंजाइश दी है? जी बिल्कुल। इस्लाम बहुत ही आसान मज़हब है। किसी भी हुक्म को पूरा करने के लिए आसान से आसान तरीके बताए हैं। अगर कोई शख्स इतना बुरा हो चुका हो कि उसमें रोज़े रखने की हिम्मत अब नहीं है तो वो फिदिया दे दे, और फिदिया की कीमत 2 किलो गंदम या इसकी कीमत है। इस फिदिया की कीमत इस साल 250 रुपये से 300 के अंदर है। मैं इसमें एक बात ऐड करना चाहूँगी कि अगर कोई बीमार हो या तो फिर मुसाफिर हो तो वो उस पर रोज़ा ना रखे, लेकिन ईद के बाद इसकी कज़ा ज़रूर पूरी हो। मैं भी इसमें एक बात ऐड करना चाहता हूँ। सिर्फ रोज़े में ही नहीं बल्कि अगर बीमारी की वजह से कोई खड़े होकर नमाज ना पढ़ सके तो वो बैठ कर पढ़ ले, और अगर बैठ कर भी ना पढ़ सके तो वो लेटे लेटे ही नमाज पढ़े। और अगर इतनी भी हिम्मत नहीं कि वो हिल चल सके तो वो आंखों के इशारे से ही नमाज पढ़ना। अल्लाह ताला ने अपने बंदों के लिए कितनी आसानी की है। माशाअल्लाह, दीन में इतनी सहूलत है, क्या बात है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले राउंड की तरफ, और वो है कोई। जी हाँ, हमारे पास पब्लिक के लिए कुछ सवालात हैं जिनको जवाब आते हैं वो फौरन से हाथ उठाएं। सवाल नंबर 1, कुरान मजीद की कौन सी आयत में लैलतुल कद्र का जिक्र है? जी हाँ, आप बताएं। कुरान मजीद की इस आयत में लैलतुल का जिक्र कुरान मजीद की इस आयत में आया है। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। जी हाँ, सही जवाब। अब आप लोगों के लिए दूसरा सवाल। अगर कोई जानबूझकर रोजा तोड़ दे तो उसे कितना कफारा अदा करना होगा? जी आप आइए। इधर ये लीजिए। अगर रोजेदार रमजान में जानबूझकर रोजा तोड़ दे उसका कफारा ये है कि वो माइक करीब कीजिए बेटा। 60 दिन तक रोजा रखेगा। अगर उसके दरमियान बीच में एक रोजा छोड़ दिया तो
उसे दोबारा से एक इंग्लिश क्यों पढ़नी पड़ेगी? जी आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। तो अब बढ़ते हैं तीसरे सवाल पे। ज्यादा उम्र की वजह से जो लोग रोजा नहीं रख सकते, शरीयत ने उनके लिए क्या आसानी दी है? जी आप बताएं। टॉपिक लेके जाना बता दो। जो लोग ज़्यादा उम्र के और रोज़ा नहीं रख सकते और शरीयत ने उनके लिए यह आसानी की कि वो फिदिया दे दें। फिदिया में पौने 2 किलो गर्दन दे दें, जिसकी अगर पौने 2 किलो गर्दन नहीं दे सकते तो उसकी कीमत अदा कर दें, जो कि 250 रुपये से 300 किलो है, 300 रुपये। सही जवाब। आप लोगों का चौथा सवाल है, तो ये बहुत ही आसान सवाल लेकिन कर लेती हूँ। कुरान मजीद किस रात में नाज़िल हुआ? जी आप आइए। कुरान मजीद लैलतुल कद्र में लौह महफूज में एक ही मरतबा मुकम्मल नाज़िल हुआ, पर आसमान से दुनिया पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर थोड़ा के 23 साल में नाज़िल हुआ। जी आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है आमिना। पांचवा सवाल और सबसे मुश्किल, एक दिन के एहतिकाफ का क्या इनाम होता है? जी अहमद आप बताएं। तो जब एक दिन का एहतिकाफ अल्लाह की रजा के लिए करता है तो अल्लाह ताला उसके और जहन्नुम के दरमियान 3 खंदकें बना देते हैं, जिनकी चौड़ाई आसमान और जमीन से भी ज्यादा की होगी। सही जवाब। छठा, ये कि बिल्कुल ही आसान सवाल है। रमजान की आखिरी रात को क्या कहा जाता है? जी आप आइए। रमजान की आखिरी रात को लैलतुल कादर कहते हैं। जी आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सवाल नंबर 7, रमजान के अशरों तकसीम हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह की? जी आप बताएं। रमज़ान के महीने की तकसीम इस तरह करी है कि पहले अशरा रहमत का, दूसरा अशरा बख्शिश का, तीसरा अशरा जहन्नुम से निजात पाने का। बिल्कुल सही जवाब। अब 8वां सवाल, इस माह मुक़द्दस के एक रोजे का बदला क्या है? जी आप आइए रेहान। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि रोज़े का बदला मैं खुद दूंगा, और एक हदीस में आता है कि रोज़े का बदला मैं खुद दूंगा। सवाल नंबर 9, इफ्तार के वक्त अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? जी आप बताएं। अल्लाह ताला रोज़ाना इफ्तार के वक्त ये फरमाते हैं कि मैं रोज़ाना 10 मिनट आज़ाद हूँ। 10वां और आखिरी सवाल, ईद का दिन अल्लाह ताला ने हमें क्यों दिया? जी आप आइए। ईद का दिन अल्लाह ताला ने मुसलमानों को एक तोहफा दिया है। तो 30 रोजे हम लोग रखते हैं, उसका तोहफा है ईद का दिन, और ईद के दिन में रोजा रखना हराम है। जी आपका जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। आज का ये प्रोग्राम यही खत्म होता है। मैं अपने मेहमानों के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। हाउ आर यू ऑल? आप सबको इस्लामिक की PID कैसी लगी? Okay, so majority of the Pakistani people nowadays are going for the online business, and for that we have to create some online attractive posters to grab the attention of the audience. For that, our little girls have created something for you all, and they would like to share. Please welcome them warmly with a round of applause. Assalamualaikum. My name is Hania Naqvi. My name is Shakshi. My name is Sara Fatma. And my name is Amna Abdul. English language is one of the most widely used languages in the whole world. It is spoken to almost every corner of the world. Do you know creating creative poster for any business requires you English skills too? The creative slogan and pickup lines in English helps you to attract the audience. Different posters you see in daily life is used in different stuff. Do you want to do marketing but you are confused how to create a poster? Let us show you.
We will tell you how to create an effective poster for your business. First, let me give you general guidelines. Number 1, keep it simple and concise. Number 2, use attractive graphics, color and fonts. Number 3, important message should be readable from 10 feet away. Number 4, avoid lengthy paragraph for poster. Number 5, stick to one message. Number 6, be creative and demanding format. Now, Amna, I'll tell you about 10 simple steps to design your poster. First, identify the goals of your poster. Second, know which audience you need to attract. Third, decide where you need to share your poster. Fourth, select a professional poster canvas and template on canvas. Pick a color theme related to your poster. Your advertisement should be clear. 7, use of information should support your aim of poster. 8. Use icons to grab attention. 9, use high quality images. 10. Download and share your poster. Here are some posters. Here are some posters. Here is a honeybee poster. Here is a business poster. So, best of luck for your business for your poster. Thank you. Have you ever done some crossword puzzles at school time or college time? Yes. But do you know what is the process of creating it? Yes or no? Yes. No? Yes? Our students are smarter, right? So let's welcome Usman, Abdullah and Amin to tell you about how to create a crossword puzzle. Abdullah, give this to me. Assalamu alaikum. My name is Usman. We do a project on tessellation pattern where we enjoy a lot. Let me tell you about tessellation. Tessellation is a pattern which uses the same geometric shape over and over again. Pattern cover an area without any gap. Tessellation can be found in art, architecture, even in nature. A piece honeycomb is an example of tessellation made with hexagons. Here I give some examples. Here are some examples of tessellation pattern. You can have a look. The Islamic design, these high pattern of arrow random patterns. Majority of you must be thinking, how can we relate tessellation in English? Me tell you, have you all saw a crossword puzzle if you observe it as square tessellation? Crossword will improve your vocabulary and knowledge. It improves your memory and thinking skills. Thank you. Now I'm going to tell you how to make a crossword puzzle. The first step is very easy. Decide the grid size. If you're working online, you have a limited size. But if you're working by your hands, you can make it as big as you want. The second step is to choose the crossword puzzle words. The third step and the final step is to get some question about the words you have chosen for the crossword puzzle. Now I will like to call two mothers to solve the crossword puzzle with us. Yes, any two mothers who would like to volunteer. Don't worry, the children will help you. Fathers have done the maze. Any two mothers? Any two wants to volunteer for crossword? We will help you. Let's give them a round of applause. पेरेंट्स के लिए ताली बजाइए और आवाज वो जो बच्चे होते हैं तो फिर आवाज नहीं आती बस ओके नहीं आप करें ना जी. One will do the downwards, one will do the crosswords. Abdullah will tell you the hints, you have to solve it.
Abdullah, say the hints in mic. Other parents can help them as well. Abdullah, you can say one by one hints on the mic, and the parents can help them as well. Okay? So आपको बाकी parents भी help out कर देंगे. Yes, parents? Yes. Come on, show some enthusiasm. The first hint is I is to C, S legs is to dash. First one? Yes. Yes. First one. That's right. And your answer is correct. Holiday of the week dash. Sorry? Holiday of the week. Holiday of the week. नहीं सारे ऐसे ही होंगे. तो ऐसे ही है ना, क्रॉस होने के लिए आप ये कुछ नंबर बोलते Number 6. A member of a football. of any like you can say cricket, football. What is that called? When so many members combine together. Right? Yes. Yes. Can we clap, please? A person who is like our parents dash. Number 7. Number 7. The students can help. Correct. Number 9. What is 58 plus 42 dash? You can solve it. 58 across. 58 plus 42. Number become 9. Yes. इसमें बोली 9. Anyone else? That's right. Correct. Traffic color light which means stop. Number 10. Number 10. Okay, so across are done. So one is left. Okay. Ship of the desert. The shape of the desert dash. Ship of desert. So can we clap loudly? Yes. Collection of books. The collection of the books. Number 2nd. Nine months of the year. Dash. Ninth month of the year. Very good. अब्दुल्ला बॉक्स नंबर भी बताएं साथ साथ ना, पहले बॉक्स नंबर बताएं और फिर बताइए. Number 4. The octave of rough. Opposite of rough. Opposite. The opposite of rough. Rough. Rough का opposite. Can we say it loudly? Say the number first. Number 5. How many bells are required in cricket? Okay, these father will know this. How many bells are required in cricket? Number 5. Sure? Number 6 bells are required in cricket. 6. There is a number. 5 is 6. Fifth. Okay, last one. National animal of India. Dash. National animal of India. National animal of India. Any guesses? Tiger.
quite good. Okay, clap for them. Very good. Assalamualaikum. My name is Rana Singh. Today I will tell you about fiction. Fiction is which is created from the author's imagination. This contain characters, animal and object topic where clothes have soaps. Assalamualaikum. I will tell you about three forms of fiction. They are novel and short story. Novel is a long story, contains the basic element of fiction and the main plot and the subplot. For example, Harry Potter, Emma and Railway Station. Novel is shorter than a novel and longer than a short story. For example, Frozen and Who, we just read it in the last month, Who Moved My Cheese. And short story only contain one basic plot. For example, a thirsty cow and a crow. Thank you. Assalamualaikum. My name is Anna Sakam and today I'm going to tell you about fiction. Genres of fiction. We all love to read our favorite genre. Some genres are mystery, horror, fantasy, scientific, myths, fairy tales, legends, and historical fiction. For example, my favorite genre is fantasy fiction. I love to read fantasy books. Assalamualaikum. My name is Hadarman and today I'm going to tell you about elements of fiction. It includes as plot, which means everything happened in the story. Character, which could be a creature, animal or a person. Setting, where the story takes place. Point of view, where the view is told from the story. Problem, what is going wrong and what needed to be fixed. Story theme, it is a universal message for the readers. Thank you. Assalamualaikum. My name is Fahima Danish and I will tell you about non-fiction. Non-fiction includes real, true and factual stories. These books give you information. It might include maps or real pictures. The pictures can contain captions describing pictures. It might include glossary which defines some words. Thank you. 1 minute. Assalamualaikum. Today I'm going to tell you about the two main categories of non-fiction. Are literary non-fiction and functional text. Literary non-fiction is something which is real but have literary elements of fiction. For example, it might use a dramatic writing style or a poetic language. For example, autobiographies, biographies, letters, essay, articles, reviews and reports. And now, functional text. Functional text is basically, it gives us information, explains rules, shows us direction and provides the information that help us to complete procedures. For example, maps, menus, brochures, schedules, and applications. I hope our audience like our information and our information are going to help you. And please, my Talia Bajai. Before you all told me who loves to read, now I want to ask who loves to write. Have you ever written something? Might be in your diaries, in your journals. So let's get to know about some benefits of journaling, and let me tell you, this is one of the most important and funny segments. So let's welcome the students. Assalamu alaikum. I'm a journal. I'm available in many shops and come in different sizes and shape. As you can see, these designs, even many people who loves to write journals, decorate me with fancy items. Now I would like to invite Mustafa Zubair to share some benefits of journaling with all of you. Go on, little bit.
Assalamualaikum. My name is Mustafa. Today I am going to present a sentence. What is sentence? Sentence is somebody. Generally, is somebody. Like, if you are letting a present meaning, it can help you to gain your self-confidence and improve your mental health. And it reduces your stress and anxiety also. It improves your writing and communication skills. Thank you. Assalamualaikum everyone. So today Sarah and I will reveal some pages from the secret diary of our respectful teachers. So student and teacher have to guess which teacher. Only the teachers have to guess which teacher will write this in their diary. Look, I have their pages. So let's start. I participate in the marathon race, so I can put myself to put my thumbprint to mark my attendance. Don't ever underestimate my running skills. Yes. Who would you guess? Yes. Now next one. Anyone watches or not, but Shabir is watching, bro. Diary, I'm thinking which colorful abaya to wear tomorrow. I'm so sure everyone must be waiting to see, as I have the cutest abaya collection in town. Oh. A little bit loudly. You think you know me, but bro, you are wrong. Who is it? Sanjay. Thank you. Diary. I carry a silent calabash, which makes students upload their work on LMS. But I love and care for all of my students truly. Yes. Miss Maria. Okay, let's clap. Dear diary, I'm so stressed out. Only two things can heal me. One is the love of my students of L2L Academy and my coffee. Where is my coffee? And the last one, diary. I carry. It's okay. Where is my cell phone? Oh my God, I forgot it somewhere. Every member of L2L family knows about my phone. Besides me. Oh, cute me. Who is it? Thank you. वो करे बात तो हर लफ्ज़ से खुशबू आए, वो करे बात तो हर लफ्ज़ से खुशबू आए, ऐसी बोली वही बोले जैसे उर्दू आए। जी बिल्कुल, ये हमारी ही ज़बान के बारे में है। उर्दू ऐसी ही मीठी और प्यारी ज़बान है। हमने इस मीठी और प्यारी ज़बान को सीखा और अब आपके सामने पेश करेंगे। तो मैं सईदा रुमैसा इरफान नबी आपको बताते हुए बहुत खुशी महसूस हो रही है कि हमने गुज़िश्ता 6 माह में चंद ख़ास उन्वानात पर अहम मालूमात हासिल की, जो कि हैं यादें कैद, स्काउटिंग, ओलंपिक्स और त्यौहार। इसके साथ साथ अलग से एक और प्रोजेक्ट पढ़ा किस्सा गोई के हवाले से, जिसमें हमने टार्ज़न सीरीज़ को मुकम्मल पढ़ा और बहुत कुछ सीखा। मेरे कानों में मिस्री घोलता है, मेरे कानों में मिस्री घोलता है, जब कोई बच्चा उर्दू बोलता है। अब बगैर किसी देर के हम अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। स्काउटिंग एक ऐसी तहरीक है जो हमारे नौजवानों की ज़हनी व जिस्मानी तरक्की के लिए निहायत ज़रूरी है। इसके बारे में एक मालूमाती खाका पेश करने आएंगे मेरी जमात के तमाम तलबा।
यहाँ माइक दे दीजिए। अस्सलामुअलैकुम बच्चों। वालेकुम अस्सलाम। तो कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक है। कल जो मैंने पढ़ाया था किसी को याद है? जी रेयान। जी सर, आपने स्काउटिंग कराया था। जी शाबाश रेयान। क्या किसी को स्काउटिंग के बारे में मालूमात है? जी राना। ये बहुत जोर से माइक लीजिए, बॉयज माइक लीजिए, गर्ल्स वैसे जोर से। ये बहुत अच्छी तंजीम हो रही है स्कूल और कॉलेजों की बच्चों की तंजीम। शाबाश राना। जी अहमद। इसमें खुद काम करने की तरबियत दी जाती है। शाबाश अहमद। नाउ खुबैर। ये बहुत अच्छी बेहतरीन और मुफ्तिस तंजीम है। शाबाश शाबाश। शाबाश। और कोई और किसी को इसके बारे में मालूमात? जी मुस्तफा। स्काउटिंग एक ऐसी तकनीक है जो हमारे बुरे हालात में हमारी मदद करती है। शाबाश मुस्तफा। जी अब आप लोग सवालात कर सकते हैं। जी सर, स्काउट्स का तालीमी मयार क्या है? स्काउट का तालीमी म्यार हर कोई नहीं होता, लेकिन अगर आपके पास खिदमत खल्क करने का जज्बा है तो आप उसमें शामिल हो सकते हैं। जी सर। सर, क्या स्काउट जंगों में हिस्सा लेते हैं? स्काउट जंगों में हिस्सा नहीं लेते, बल्कि वो इब्तिदाई टिब्बी इमदाद देते हैं। जी टिब्बी इमदाद का मतलब क्या होता है? टिब्बी इमदाद का मतलब अगर किसी को सांप काट ले या ऐसा कोई ये मुश्किलात हो जाए तो डॉक्टर से पहले का फौरी इलाज इब्तिदाई टिब्बी इमदाद होता है। जी लड़कियाँ स्काउटिंग में हिस्सा ले सकती है? जी हाँ, लड़कियाँ स्काउट में 6 से लेकर 20 साल की उम्र का हर बच्चा और बच्ची स्काउट में हिस्सा ले सकते हैं। जी स्काउट का क्या यूनिफॉर्म होता है? स्काउट का यूनिफॉर्म होता है, लेकिन वो खाकी रंग का होता है। जी है ना। स्काउट के ग्रुप्स होते हैं गर्ल स्काउट, ब्राउनी गाइड एंड बहुत सारे ग्रुप होते हैं बॉय स्काउट एंड बॉडी। जी स्काउट की तारीफ आपको अमीन बताएंगे ना? अमीन को पता है? जी अमीन। जी अमीन। स्काउट का आगाज 1907 में हुआ, जबकि पाकिस्तान में 1947 में हुआ। शाबाश अमीन। जी क्या किसी को आप में से स्काउट के अहद मालूम है? जी अहमद। मैं हमेशा खिदमत खल्क करता हूं। जी अब्दुल्ला। मैं अपनी इज्जत कभी खराब नहीं करूँगा। शाबाश अब्दुल्ला। जी ऐसा। मैं हमेशा कबायत शरीर से काम लूँगा। जी उज़ैफा। हर स्काउट को दोस्त मानूंगा। शाबाश उज़ैफा। जी रेहान। मैं हमेशा खिदमत खल्क करूँगा। शाबाश रेहान। जी खुबैर। अल्लाह ताला के कानून की पैरवी करूँगा। जी उस्मान। ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जिससे मेरी इज्जत को खतरा हो। शाबाश उस्मान। जी सर, हमें स्काउट में लगना चाहते हैं। आप क्या नाम सुनाए? जी जरूर सुनाए। जानदारों में तू, मरवजारों में तू, ऐ खुदाया, किसने तेरी हकीकत को पाया? जानदारों में तू, मरवजारों में तू, ऐ खुदाया, किसने तेरी हकीकत को पाया? किसने तेरी हकीकत को पाया? तूने पत्थर में कीड़े को पाला,
पाया, किसने तेरी हकीकत को पाया। मेरे सिवा से हमको बचा ले, हमें दुनिया में तेरे हवाले। मेरे सिवा से हमको बचा ले, हमें दुनिया में तेरे हवाले। सारे जहां हम तू है अब्रे करम, ए खुदाया, किसने तेरी हकीकत को पाया। चांद तारों में तू, मरकज़ारों में तू, ए खुदाया, किसने तेरी हकीकत को पाया, किसने तेरी हकीकत को पाया। हमें तो इससे बहुत ज़्यादा सबक मिला, उम्मीद है आपको ये ज़रूर सीखने को मिला हो। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना इताअत के लिए कुछ कम ना देकर हो गया। बाग में बैठ के बातें कर रहे थे कि तब एक शख्स आया, उनसे सवाल करना शुरू कर दिया। उसने कहा, क्या प्यारे बच्चों, तुम मुझे देख सकते हो? बच्चों ने जवाब दिया, जी हाँ जनाब, हम आपको देख सकते हैं। उस शख्स ने कहा, इसका मतलब मैं यहाँ मौजूद हूँ? जी। बच्चों ने कहा, क्या तुम अपनी किताबें देख सकते हो? बच्चों ने, जी हाँ जनाब, हम अपनी किताबें देख सकते हैं। एक शख्स ने ऐसे सवाल पूछे और फिर अपने अगली असली मकसद में आया, क्या तुम अल्लाह को देख सकते हो? बच्चों ने जवाब दिया, नहीं हम अल्लाह ताला को नहीं देख सकते जनाब। फिर उस शख्स ने कहा, इसका मतलब यही हुआ कि अल्लाह मौजूद नहीं है। फिर एक अक्लमंद बच्चा उठा और उसने कहा, साथियों क्या आप इस बच्चे की अकल देख सकते हो? साथियों ने जवाब दिया, नहीं। तो बच्चे ने कहा, इसका मतलब इसके पास अकल ही नहीं है। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है हानिया नकवी और आज मैं आपको एक बहुत सच्चा और बहुत अच्छा किस्सा सुनाऊंगी। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी एक बहुत अजीम इबादत गुजार बादशाह थे। वो पूरा दिन और पूरी रात सिर्फ इबादतों में गुजारते थे और सैकड़ों मरतबा दुरूद भेजते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। एक मरतबा जब सुल्तान नूरुद्दीन लेटने गए तो उन्होंने 3 दफ़ा देखा कि रसूलुल्लाह दो बंदों पर यूं करके इशारा करके कह रहे हैं कि नूरुद्दीन, ये लोग मुझे सता रहे हैं, इनके शर का खात्मा कर। नूरुद्दीन जो है वो घबरा कर उठे और उन्होंने इस्तग़फ़ार पढ़ा और रो कर कहने लगे, मेरे आका, मेरे मौला, मेरे जीते जी आपको कोई सताए ये नहीं हो सकता। मेरी जान, माल, आलो औलाद सब कुछ आप पर निसार है। फिर सुल्तान नूरुद्दीन जो है वो समझ गए थे कि यकीनन मदीना मुनव्वर में कुछ ऐसा वाक़या हुआ है। वैसे तो मदीना मुनव्वर में जाते हैं तो 25 दिन तो लगते ही हैं, मगर वो इतनी जल्दी गए कि वो 16वें दिन में ही वहाँ पे पहुँच गए। अब जब वहाँ पे वो पहुँचे तो उन्होंने पूरे मदीना मुनव्वर में जितने भी लोग हैं उन सबकी दावत रखी और फिर कहा कि अगर कोई नहीं आया तो उसको कोड़े पड़ेंगे। अब सब जो है वो तो सारे जो लोग हैं वो तो डर गए थे और उनको खुशी भी हुई थी कि बादशाह जो है उन्होंने दावत रखी है। तो सब जो है वो आ रहे थे और सुल्तान नूरुद्दीन जो है वो ढूंढ रहे थे कि कौन 2 बंदे हैं जो नहीं आ रहे। अब बहुत सारे अफसर थे तो उन्होंने उनसे पूछा तो पहले अफसर ने कहा कि जनाब कोई ऐसा नहीं है जो नहीं आ रहा। तो दूसरे अफसर ने कहा कि जनाब ऐसा कोई नहीं है। और फिर तीसरे अफसर ने अचानक से कहा कि जी मुझे याद आ गया कि 2 बंदे हैं जो नहीं आ रहे और ये वही 2 बंदे हैं जो है वो नमाज़ पढ़ते रहते हैं और बहुत चुपचाप से रहते हैं और सिर्फ अपने घर पे ही रहते हैं। फिर सुल्तान नूरुद्दीन समझ गए, उन्होंने कहा कि उन 2 बंदों को मेरे पास बुलाओ। अब जब वो 2 बंदे उनके पास आए तो सुल्तान नूरुद्दीन ने जब उनको देखा तो ये वही 2 बंदे थे जो उनके ख्वाब में आए थे। अब तो सुल्तान नूरुद्दीन तो बहुत गुस्से में थे, उनका वहाँ पे ही मारने का दिल चाहा था, मगर उन्होंने सब्र किया और उन्होंने नहीं मारा और ये कहा कि
अच्छा तुम लोग कहाँ रहते हो? तो उन दो बंदों ने कहा कि हम जो है वो मदीना मुनव्वरा में एक छोटा सा घर है हमारा, हम वहाँ पे रहते हैं। तो अब उन दो बंदों को उन्होंने पकड़ा और फिर सुल्तानुद्दीन जो है वो उनका घर देखने गए। तो उनका घर जो वो बहुत सीधा साधा सा था, कुछ था ही नहीं। अब सुल्तानुद्दीन ने तलवार उठाई और फिर फर्श पर चटाई पे टक टक किया तो उनको कुछ हिलता हुआ महसूस हुआ। जब उन्होंने चटाई हटाई तो एक सिल थी। अब जब सिल हटाई तो क्या थी? एक सुरंग थी जो बहुत दूर तक जा रही थी। तो अब सुल्तानुद्दीन ने जब देखा तो वो रोज़ाए अक़दस तक जा रही थी। फिर सुल्तानुद्दीन ने उन दो बंदों को पकड़ा और फिर अपने महल में लेके गए और फिर उनसे पूछा। तो उन दो बंदों ने कहा कि जनाब हम यहूदी हैं, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस्म मुबारक लेने आए थे। अगर आप एक दिन ना आते तो हमारा पूरा काम ही हो जाता, मगर आप एक दिन से पहले ही आ गए और हमारा काम वहाँ का ही वहाँ का रह गया। अब सुल्तानुद्दीन ने उन दोनों की गर्दन वहाँ पे ही काट ली। अब यहाँ पे तो किस्सा ख़त्म हो गया। फिर सुल्तानुद्दीन ने रोज़ाए अक़दस के पास जो है चारों तरफ मजबूत दीवार लगा दी और वो अभी तक जो है वो दीवार मजबूत है और अच्छी है। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। शुक्रिया। काट कर रख दी गई नफ़रत के खंजर से, ज़माने काट कर रख दी गई नफ़रत के खंजर से। हमें ये नहीं, कानों में अब अल्फाज का रस कौन खोलेगा। हमारे अहद के बच्चों को इंग्लिश से मोहब्बत है, हमारे अहद के बच्चों को इंग्लिश से मोहब्बत है। हमें ये डर है कि मुस्तकबिल में उर्दू कौन बोलेगा। ये तो शायर का खौफ है, लेकिन हमारी स्कूल की एक ख़ासियत है कि यहाँ पे उर्दू पर ख़ास तवज्जो दी जाती है, जिसका एक मंज़र हम आपके सामने पेश करेंगे। अल्लामा इकबाल का मशहूर ज़माना शिकवा, इसके साथ साथ जवाब शिकवा भी, लेकिन वो अल्लामा इकबाल के अल्फाजों के बजाय आज के मशहूर ज़माने के शायर सैयद अबरार काशिफ़ के अल्फाजों में होगा। उम्मीद है कि आपको ये मिलाप पसंद आएगा इंशाअल्लाह। इसको पेश करने के लिए मैं अपनी क्लास के तमाम तलबा को दावत देना चाहूँगी। सूद फरामोश रहूं, कार बनूं, सूद फरामोश रहूं, फिक्र फरदा न करूं मैं बेगमे दोष रहूं, फिक्र फरदा न करूं मैं बेगमे दोष रहूं। क्यों मैं कार बनूं, सूद फरामोश रहूं, फिक्र फरदा न करूं मैं बेगमे दोष रहूं। नाले बुलबुल की सुनूं, नाले बुलबुल की सुनूं और हमदन गोश रहूं। हम नवा मैं भी कोई गुल हूँ के खामोश रहूं। जुरतामोज मेरी ताब सुखन है मुझको, जुरतामोज मेरी ताब सुखन है मुझको, जुरतामोज मेरी ताब सुखन है मुझको। शिफा अल्लाह सिखा कम बदहन है मुझको, शिफा अल्लाह सिखा कम बदहन है मुझको, शिफा अल्लाह सिखा कम बदहन है मुझको। है बजा है बजा है बजा शेवाए तस्लीम में मशहूर हैं हम, है बजा शेवाए तस्लीम में मशहूर हैं हम। किस्साए दर्द सुनाते हैं कि मजबूर हैं हम, किस्साए दर्द सुनाते हैं कि मजबूर हैं हम। सद खामोश है फरियाद से मामूर हैं हम, सद खामोश है फरियाद से मामूर हैं हम। नाला आता है अगर लब पे तो माजूर हैं हम,
हकीकत कोई जैसे मुझ पर आया, कलम बन गया है बोला की ज़बान। खाते में रंगे से परवरदिगार, तूने चमन तू ही रंगे बहार, तुम्हारा फन तू ही फन का सिंगार, सबके तुम्हें मेरा शाबाश। सुबह शाम ये दिन और रात, ये रकीब दिलकश हंसी कायनात, ये नूरों मलाइकों जिन्नात ने किया है तुझे अशरफुल मखलूक़ात। मेरी अज़मतों का हवा है तू, पूरी रोशनी है उजाला है तू, फरिश्तों से सजदा भी करवा दिया कि तेरे लिए मैंने क्या ना किया। दुनिया जहाँ बस आ रही है, मैंने भी तेरे लिए कहानियाँ, अलग अलग तुझे शामियाना दिया, गली में तुझे आकुराना दिया, मेरे आबशारों से भी हौसले, पहाड़ों ने तुझको दिए रास्ते। ये पानी हवा ये शक्लो कमर, ये मोजे रवा ये किनारा भंवर, शाखों से मुझे झटकते हुए, फलक पे सितारे चमकते हुए, ये सदर ये निकलो बड़ी क्यारियाँ, ये पंछी उड़ती हुई की दुनिया, ये शोला ये शबनम ये मिट्टी ये संग, ये जड़ों के बजते हुए जलगरम, तीनों में हंसती हुई ये पवन, ये धरती में मौसम की दिखती बदल, ठंडी गर्मी ये बारिश ये धूप, ये चेहरा ये बल और ये रूप, परिंदों चरिंदों पे काबू दिया, तुझे भाई लेके बाजू दिया, बहन भी की कशिश की असर, ये रिश्ते की नाते बनाना ये घर, औलाद बीवी ये वालिदैन, अलिफ लाम मीम काफ और ऐन बैन, अक्लो ज़मानत शऊर नज़र, ये वस्ती चेहरा ये कश्ती ये दर्द, और इससे किताबें हिदायत भी दी, नबी भी उतारे शरीयत भी दी, गरज तक तुझे तेरे लिए, बता क्या किया तूने मेरे लिए। फारसी नज़म लेकर जो घर घर की कहानी है। एक दिन अचानक पड़ोसन को मेरी बड़ी याद आई, खिड़की में आके महफिल सजाई, इधर की उधर की कुछ उसने बताई, कुछ मैंने सुनाई। चली बात जब तो हुआ जिक्र यूं ही, किसी महजबी का एक राज बताया, पर्दा उठाया, मगर साथ ही ये कहा न बताना, किसी और को ये किस्सा न सुनाना। गई जब सहेली सेल फोन उठाया, नंबर मिलाया, किया फोन टीना को, मानी को, मीना को। चली बात जब तो हुआ जिक्र यूं ही, किसी महजबी का एक राज बताया, पर्दा उठाया, मगर साथ ही ये कहा न बताना, किसी और को ये किस्सा न सुनाना। अरे हाँ सहेली, मैं क्यों बताऊं, किसी राज से मैं कैसे पर्दा हटाऊं। जाने दो बातें, चलो आओ खाएं, आलू समोसा मसाला डोसा। गई जब सहेली सेल फोन उठाया, नंबर मिलाया, किया फोन टीना को, मानी को, मीना को, सब कह सुनाया, तभी चैन पाया। कहा सबसे मैंने बस एक तुम ही को है ये राज बताया, पर्दा उठाया, मगर साथ ही ये कहा न बताना, किसी और को ये किस्सा न सुनाना। सुनो फिर हुआ क्या, टीना ने मीना को, मीना ने मानी को, सब कह सुनाया, किस्सा पर आया, मगर साथ ही ये कहा न बताना, किसी और को ये किस्सा न सुनाना। तो यूं सब ने मिलके लगाई बुझाई, न देना किसी का न लेना, न देना था जिससे, सभी को बताई वो बात पर आई, हाय दुहाई हाय दुहाई हाय दुहाई। उस्ताद हूँ मुझे इस पर मलाल थोड़ी है, मुल्क का मुस्तकबिल संवारना आसान थोड़ी है। बस उस्ताद ही फिक्रमंद है सबके उरूज के लिए, यहाँ किसी को किसी का ख्याल थोड़ी है। मज़ा तो तब है किसी खाक के जर्रे को मुनव्वर करो, सिर्फ अपनी ज़ात को रोशन करना कमाल थोड़ी है। मिटाना पड़ता है खुद को कौम की तरक्की के लिए, ये काम कोई मामूली काम थोड़ी है। शुक्रिया। एक्चुअली थोड़ा इमोशनल भी इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो बिगनर्स की टीचर्स हैं, अब ये बच्चे इंशाल्लाह मिडलर्स में जाएंगे, तो इसलिए बहुत सारे टीचर्स जिन्होंने माशाल्लाह 4-5 साल इन बच्चों के साथ गुजारा, तो वो बहुत इमोशनल है, इंक्लूडिंग अस, ऑल ऑफ अस। पर इंशाल्लाह उस्ताद ज़िंदगी भर उस्ताद रहता है, चाहे आपके साथ हो, हम हमेशा इसी स्कूल में होंगे।
आपके साथ होंगे। अब मैं डॉक्टर साहब को दावत दूंगी कि वो आए। बात को मुख्तसर करूं तो मैं डायरेक्टली अपने आप लोगों के पेशेंस का भी ये इम्तिहान है। नहीं, शुरू किस जुमले से किया था? हाँ, मैंने नेट से चीज़ निकाली, ठीक है। यानी कि आजकल का जो चैलेंज है हमारे पास वो ये नहीं है कि हम अपनी ज़िंदगी को उन टूल्स से अलहदा कर लें जिनके ज़रिए आजकल इल्म या समझ या अपना काम के अंदर हमें इस्तेमाल की ज़रूरत पड़ती है। और नेट जो है वो बहरहाल मौजूद है, हम चाहें या ना चाहें, उसका अच्छा और बुरा इस्तेमाल भी है, लेकिन उसको हमें ये समझना चाहिए कि वो एक टूल है, ठीक है ना। जैसे छुरी एक टूल है, छुरी का अच्छा इस्तेमाल भी है और बुरा इस्तेमाल भी है। डंडे का अच्छा भी इस्तेमाल होता है, दरख्त आप जगह बनाते हैं, आप बाड़ बनाते हैं, वो अच्छा है, लेकिन डंडों के गलत इस्तेमाल भी होता है। तो इसी तरह से इंटरनेट या वो टेक्नोलॉजीज़ जो आजकल अवेलेबल हैं उनका अच्छा इस्तेमाल भी है और बुरा इस्तेमाल भी है। इस वक्त चैलेंज ये है कि एक तरफ तो लोग ये समझ रहे हैं कि शायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से असातिज़ा की ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी, या इस तरह हम जो बैठ के एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं उसकी ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। हमें ज़रूरत रहेगी लोगों से बात करने की, उनको समझने की और अपने काम को बेहतर से बेहतर बनाने की। लेकिन उसके लिए जो इंटरनेट का इस्तेमाल है, जो ऑनलाइन रिसोर्सेज का इस्तेमाल है, वो बहरहाल हमारी ज़िंदगियों में बहुत ज़्यादा सिरायत कर गया है, उसको एक्सेप्ट करना है। और आज सुबह ही मेरा बेटा कंप्यूटर साइंस में सेकंड ईयर में है, तो वो उसको असाइनमेंट मिली कि बिज़नेस का कोर्स है कोई मैनेजमेंट का, तो उसको असाइनमेंट मिली कि तुम जाओ और किसी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर केस स्टडी लिखो, उसके कुछ ऑब्जेक्टिव से। तो मैंने पूछा तुम क्या कर रहे हो, तो उसने बताया कि मैंने क्या किया कि चैट जीपीटी पे का वो सवाल डाला, उसने उससे निकाल कर मुझे बताया कि अच्छा ये एरियाज़ हो सकते हैं। फिर मैंने उसको कहा कि अच्छा इसके सवालात निकाल कर दे दो, तो उसने वो सवालात निकाले चैट जीपीटी से। फिर उसने उन सवालात को जब निकाले उसको कुछ ठीक वगैरह करके, तो मैंने कहा L2L पे ही करो। तो उसने कुछ मिस सारा को सवाल भेज दिए, कुछ हम्माद साहब को भेज दिए, कुछ और लोगों को भेज दिए उन्होंने। तो मैंने पूछा आप क्या करोगे, तो उसने कहा कि मैं उन सवालात के और उनसे रिक्वेस्ट की है कि मुझे ऑडियो भेज दें। तो जब वो ऑडियो आएगी तो मैंने कहा क्या करोगे, तो मैं उस ऑडियो को लेकर, अगर उर्दू में है तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करूँगा, और इंग्लिश में है तो खैर उसकी ट्रांसक्रिप्ट जनरेट कर लूँगा। फिर उस ट्रांसक्रिप्ट को मैं बैठ के किसी तरह से एनालाइज करके और फिर वो रिपोर्ट बना लूँगा। तो यानी कि चैट जीपीटी को इस्तेमाल करना ज़रूरी है। अभी मैं एक और काम में मसरूफ़ था, तो वर्ड भी एक है। इससे पहले हम गूगल से इंफॉर्मेशन लेते थे, अब हमें मज़ीद हो गया, लेकिन उसके अंदर भी नकल के लिए ठीक। तो उस टेक्नोलॉजी को अपने लिए इस्तेमाल करके किस तरह से काम किया जा रहा है, वो अब पूरा ट्रांसफॉर्म हो रहा है हमारा काम। पहले मेरे पास कोई मेरा सबॉर्डिनेट आता था, ये काम किया, तो पहले मैं उसकी क्लास लेता था, तुमने 5 मिनट गूगल पे काम किया है या नहीं किया, सर्च किया है या नहीं किया, ये जो इन्फॉर्मेशन लिखी है तुम देखते तो सही कि क्या तरीक़े हैं करने को, तो उससे क्या सीखा तुम। तो अब उससे बढ़कर बहुत सारे ऐसे टूल्स आ गए हैं जिसकी मदद उनको करनी है। तो हमारी कोशिश ये है कि अगले टर्म से हम LMS तो आप लोग पहले इस्तेमाल कर ही रहे थे, वो भी एक टूल है। बच्चों के अंदर इसकी इस्तेदाद बढ़ाई जाए, और आजकल टैबलेट्स और उसके ज़रिए रिसर्च कैसे की जाती है, इन टूल्स को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, इनसे भागा नहीं जा सकेगा। इसको हम अपने लिए, अपने मकसद की खातिर
किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसमें बहुत सारे मसाइल भी हैं। ये अभी वो ज़माना नहीं है कि जो आज से वैसे कि दुनिया के ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोट्स काबिज़ हो जाएंगे। ये 1950 के आइजैक आसिमोव की किताब में है, आई रोबोट के नाम से उसने वो कहानी लिखी थी। कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज़ है, 1950 में पब्लिश हुई है, 45 से 50 के दर। 1950 वो ज़माना है कि अभी तक दुनिया में शायद एक कंप्यूटर था या 2-3 कंप्यूटर थे सिर्फ। उस ज़माने में वो और वो उसके ऊपर जो मूवी बनी है वो 2002 में विल स्मिथ की है, आई रोबोट उस किताब का नाम। तो कि दुनिया के ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का और रोबोट्स का कब्ज़ा हो जाएगा, ये आज की बात नहीं है, आज से 70-75 साल से इसकी बात हो रही है। लेकिन ये है कि ये जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड हो गई हैं। उसी लिहाज से हमारी स्पीड ऑफ वर्क भी तेज़ हो गई। पहले जो काम हमें 2 महीने में हम करते थे, 10 लोगों से पूछ कर करते थे, अब हम चैट जीपीटी के साथ मिलकर और वही काम हमें करना सीखना है। या चैट जीपीटी तो एक ऐप है जो मशहूर हो गई है, लोगों के ज़बान पे चढ़ गई है। आज से 10-15 साल पहले इस तरह की बहुत सारी सॉफ्टवेयर्स और एप्लीकेशंस आ गई। तो इस लिहाज से हमारी दरख्वास्त होगी, हम बहुत ज़्यादा हैवी यूज़ करेंगे अपनी उसके अंदर इन टूल्स का। तो बच्चों को हमें ये भी सिखाना है कि छुरी को किस तरह से अच्छी तरह इस्तेमाल किया जाता है, उससे अपने हाथ को ज़ख्मी भी किया जा सकता है। इसी तरह से इस टूल का अच्छा इस्तेमाल कैसे है, इंशाल्लाह हम उनको करके बताएंगे और देखकर बताएंगे। वो भी उनकी तरबियत का एक अहम हिस्सा होना चाहिए। और उसकी तरफ मैं ये चाह रहा था कि इस मौके के ऊपर आप सबको ये बात करूं कि हमारी ये एक रिक्वायरमेंट होगी। जिस तरह पहले रिक्वायरमेंट थी कि किताब होनी चाहिए, तो उस तरह से एक टूल, एक टैब या एक लैपटॉप ये एक लाजमी उनसर बन गया है। इसके बग़ैर अब कोई काम होना मुश्किल लग रहा है। लोगों से बात भी नहीं कर सकते, आप अपना होमवर्क भी नहीं सबमिट कर सकते बग़ैर लैपटॉप के या बग़ैर टैब के। तो ये एक रिक्वायरमेंट बहरहाल एसेंशियल है। इसके बग़ैर अब अगले ज़माने में इस टूल के बग़ैर मुश्किल नज़र आ रहा है। तो ये बात मैं करना चाह रहा था। शुक्रिया बहुत बहुत, आप आए हैं जी। तो रिक्वायरमेंट कह रहे हैं कि एक लैपटॉप क्या जो है, तो क्या वो स्कूल में भी हमें देना होगा बच्चों को? हाँ, इसका जो प्रोसीजर बन रहे हैं वो हम आपको बता देंगे, लेकिन यहाँ पे क्लास में ज़रूरत होगी। हाँ, क्लास के इस्तेमाल में ज़रूरत होगी। अब ये कि वो स्कूल में रखा जाएगा या वो घर लेकर जाएंगे, ये बहरहाल देखना होगा। हाँ, तो जैसे अभी हम यहाँ पे स्टेम के प्रोजेक्ट्स करवा रहे हैं, आपको पता होगा, तो वो सामान यहीं रखा हुआ है, हमारा नहीं है। वो जो लोग ये काम कर रहे हैं वो लाकर उन्हें सामान रखा है, वो सुबह बच्चों को देते हैं, फिर उसके बाद वापस लेकर उसको हिफाजत से रखा जाता है। तो उसका पूरा निज़ाम बनाना पड़ेगा कि उसको, क्योंकि लाना ले जाना वो बताते खुद एक परेशानी कुन बात है, रास्ते में कुछ हो जाए, और हमें पता है कराची के जो हालात हैं, तो उसका कोई ना कोई निज़ाम, कोई लॉकर्स, कोई इस तरह की चीज़ यहाँ मौजूद तो मुहैया की जाएगी। शुक्रिया बहुत। हमारी अल्लाह ताला की सिफत है रब के माने पालने वाला, दोनों जहानों का, हम सब का, सब मखलूक़ात का। अब यहाँ से हम शुरू करते हैं। हम सिर्फ कह देते हैं बच्चों को माँ बाप पाल रहे हैं, माँ बाप नहीं पाल रहे हैं, अल्लाह ताला पाल रहा है। उसने ज़रिया बनाया है माँ बाप को। औलाद को क्या चाहिए कि उसका जिस तरह अल्लाह ताला का हम शुक्र अदा करते हैं, इस तरह बच्चों को माँ बाप का शुक्र अदा करना। किस तरह वो आज आपकी फ़ीसें दे रहे हैं, आपके खाने का वो आप कह देते हैं लंच लेके ले जा रहे हैं, हमें 50 रुपये चाहिए। आइए देखिए कि इनके 5-6 बच्चे वो क्या करें। मैं ये गौर करती हूँ, मैं दादी हूँ बच्चों की, सुबह से शाम तक देती हूँ मेरे 5 पोता, कि भाई क्या करें, एक कमाई हर बच्चे इतने। और आप देखिए कि मैं कोई किसी पे अटैक नहीं कर रही हूँ कि तालीम का आप आलम देखिए कि क्या मियार है।
मैंने आपने नहीं किया ये मेयार, ये आप लोग खुद जानते होंगे कितनी तरबियत है। तालीम के साथ तरबियत ज़रूरी है। उस्ताद की क्या अहमियत है? अल्लाह रसूल के बाद माँ बाप हैं, उसके बाद उस्ताद की अहमियत है। क्या हमारे यहाँ कहा जाता है बच्चों को कोई ख्याल नहीं, आए बच्चे खड़े हो गए, टीचर्स जा रहे हैं, हम अपना बताते हैं, टीचर को देखा हम वहीं साइड में, जब तक वो न गुजर जाए। ये थी तरबियत। घर में भी तरबियत मिलती थी, वहाँ पे भी। हमारे यहाँ सिर्फ बुकिश नॉलेज है, आप लोग माइंड ना करें, जो मेरा तजर्बा है। मैं 75 को क्रॉस कर रही हूँ। मैंने दरियों पे पढ़ा है। बच्चों, आप लोगों को तो सब बहुत फैसिलिटी। मैंने 5वीं तक मौलवी इस्माइल बेटी, मेरे दादा, उनकी बेटी का बहुत उनकी जायदाद थी, तो बेवा हो गई थी वो, तो उन्होंने घर में 5वीं तक स्कूल खोला था। हमारे मोहल्ले का नाम मशाइख खान था। हमने दरियों पे पढ़ा है। उनके 5 बड़े बड़े कमरे, टंकियों में पानी, कुएं का पानी, आप लोगों को तो सब कुछ दस्तयाब है। और उसमें जो मज़ा था, मेरे भाइयों ने जो आज सीए हैं, इंजीनियर, अमरीक, सबने दरियों पे पढ़ा है 8वीं क्लास तक। और वो इल्म ऐसा है कि पायदार है, वो उसमें तरबियत थी। उसमें आज तक हम लोग जो हैं अपने उस्तादों को सुना है कि ज़ियाउल हक के उस्ताद थे, तो पढ़ाया होगा कभी उन्होंने पंजाब में, तो उन्होंने सुना कि ज़ियाउल हक प्रेसिडेंट हो गए हैं। वो किसी तरह वहाँ पहुँचे, गार्ड से कहा मैं जाऊँगा, उसने मना किया। उसने अंदर जाके कहा, जब ज़ियाउल हक ने सुना, पंजाबी में कहा कोई, वो नंगे पैर भागे हुए आए थे। उस्ताद की ये अहमियत होती है। तो बच्चों को तरबियत देना, घर वालों को भी, कि उस्ताद क्या चीज़ है। माँ बाप के बाद उस्ताद जो है वो चाहता है कि मेरा शागिर्द मुझसे ज़्यादा आगे बढ़े। कोई जेलसी नहीं होती, हर रिश्ते में जेलसी है, बहन भाइयों में जेलसी है, देवर जिठानी सास बहू। मगर ये ऐसा है पाकीज़ा रिश्ता, बच्चों को समझाया जाए कि एक चीज़ आप दे रहे हैं बेलौस। उस्तादों को क्या परवाह है, आप कहीं जाएंगे, लम्हा आप लोगों का मुस्तकबिल बनाए ताबनाक हो। और इल्म की दौलत से मुझे बहुत खुशी हुई कि बच्चों ने बहुत, आप लोगों ने प्रोग्राम में प्रिंसिपल साहिबा को, निगरा को, स्टाफ को बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ। आप लोगों का बहुत अच्छा इंतज़ाम, एक लिमिटेड जगह में आप लोगों ने बहुत कुछ कोशिश की है, और अल्लाह मियां इस कोशिश को और पायदार बनाए। और बच्चों से बहुत खुशी हुई, बहुत बच्चों ने अपनी इस्तेदाद से ज़्यादा परफॉर्म करने की कोशिश की है, मुझे बहुत खुशी हुई। मगर इसमें आप लोगों को मेरे परदादा मौलवी इस्माइल सेठी का हाथ में ज़रूर कहूँगी कि आज जो आप लोग हैं, मेरे दादा ने पौधा लगाया था 1910 में, और घर के अंदर खोला था। उनकी बेटी बेवा थी, अकेली थी, उनके बच्चे बाहर चले गए, तो हमें वो याद है कि दरियाँ, कारपेट और पानी आप लोगों की तरह कोई यानी कुएँ का पानी हम लोगों ने पिया है। सेहतें देखिए आप लोगों से अच्छी हमारी है। और जो नाश्ता क्या होते थे, घर से पराठा, अंडा, कोई ये नहीं था। 4 आने मिलते थे, समोसा, केला, नारियल का टुकड़ा। ये जो बंदूका वाले हैं, इनकी हमारे दादा क्या चपरासन मजीदन थी, क्या उसमें मज़ा होता था। मेरे भाई कहते थे प्रोफेसर 4 आने मिलना है, 2 आने बचाओ, 2 आने खाना, क्योंकि घर आके खाना भी तुम्हें खाना है। और आज मेरे भाई बहुत कुछ छोड़ के गए, बच्चों को भी उन्होंने सिखाया कि सब कुछ नहीं, बचत की तरबियत देनी चाहिए। आजकल बच्चे माँ बाप के वफादार, आप बुरा माने, नहीं हैं। उनको कोई ये नहीं है कि हमारे बाप किस तरह अर्न कर रहे हैं, हमारे बाप कितनी तकलीफ़ें उठा रहे हैं। ये एहसास होना चाहिए आप लोगों को कि आप सोचें माँ बाप के लिए, कम से कम सादगी इख्तियार करें। बस आपका टारगेट तालीम होना चाहिए कि हमें कुछ बनना है, माँ बाप को सपोर्ट करना है। ये नहीं कि शादी हुई और कह दिया आजकल कि जी हम क्या करें, हमारे बीवी बच्चे क्या है। ये आपको किस तरह माँ बाप ने पाला है। इसीलिए ना रब्बी मरबानी सगीरा क्या कहा है हमारे कुरान ने, कि जब बुढ़ापा आए तो उनके ऊपर आप ऐसे ही रहम कीजिए जैसे हमने किया था। कितने लोग इस चीज़ को सोचते हैं, मैं शायद गलत तो नहीं कह रही हूँ कुछ। तो आप लोगों को साथ साथ ये भी सोचना है, दीन को लेके चलना है। हमारे कुरान ने क्या है, हमारे अल्लाह ने क्या कहा है।
अब मैं तो वही होगा, मुझे इतना कम टाइम दिया गया है, मेरे पास बहुत ज़ख़ीरा है। अपने बारे में कहूँ, अपने दादा के बारे में, मेरे दादा ये नहीं, उनके बाद बहुत लोगों ने कहा, मगर मेरे दादा सबसे पहले थे। लड़कियों की तालीम आम नहीं थी, पर्दे में रहते थे। बर्रे सगीर का सोचिए आप ज़रा, उन्होंने घर में स्कूल खोला। 6ठी से हम लोगों को डेस्क मिले हैं हमें, उससे पहले दरियाँ थी और तालीम का वही था। पाना जाना की उनकी किताब मशहूर है, और आजकल तो गूगल पे उनका सब कुलियात इस्माइल आ गई है। तो मोहल्ले का नाम मशाइख खान था, परवेज़ मुशर्रफ के रिश्तेदार, और मेरे दादा मुअज़्ज़िज़ लोगों में से मोहल्ले का नाम मशाइख खान था, जो मॉडर्न कहे जाते थे और जिनके यहाँ दीन भी था। 3 घराने थे कि टेलीफोन भी था उस ज़माने में, और टेबल भी थी, मगरिबी असर भी था, मगर दीन भी था साथ। अब आजकल जो है ज़रा सा कोई पैसा आता है, तालीम आती है, तो हम लोग सब भूल जाते हैं कि हमारे साथ किसी ने क्या एहसान किया है, क्या उसमें माँ बाप ही क्यों ना हो। गलत बात है। तालीम हमें शऊर सिखाती है कि हम अपने बड़ों का अदब करें। आते हैं कमरे में दाखिल होते हैं तो माँ बाप बैठे हैं और आ रहे हैं बैठे हुए, भाई खड़े होइए, उनको सीट दीजिए, जगह दीजिए। अदब से ही इंसान है। मेरे शहदादा के अदब जो न सीखे तो हैवान है। हैवान वही तो है ना, उसको जगह ही नहीं मालूम, आपको नुकसान पहुंचाएगा। इंसान तो नहीं इंसान को पहुंचाना चाहिए, अकल ही नहीं है उसके पास। हमें अल्लाह ने शऊर दिया है। इंसान में और हैवान में क्या फ़र्क है? तो हमें इस चीज़ का ख्याल करना है कि आगे जाके आप लोगों को अपने दिखाना है अपनी इंस्टीट्यूशन को कि हमने कहाँ से तरबियत पाई है, और सादगी अपनाना है। माँ बाप का हमदर्द बनना है। माँ बाप से ज़िद्दें नहीं करनी है कि हमें ये चाहिए, भाल पैसा हो उनके पास ना हो, मगर आपको अपने लिमिट में रहना है। अब मैं दादा का बहुत ही मुख्तसर था, क्योंकि मुझे कहा गया है कि टाइम लिमिट है। मेरे पास तो बहुत ज़ख़ीरा है, मगर मैं तब शॉर्ट कर रही हूँ। करे दुश्मनी कोई तुमसे अगर, उनकी सिफत ये थी सबसे पहले कि इतनी आसान उर्दू में कहा है कि वहाँ पर सिख हिंदू मुसलमानों को भी उर्दू बहुत अच्छी आती है। कंवर सिंह बेदी हैं और कृष्ण चंद हैं, प्रेमचंद हैं, इन सब ने क्या है, उर्दू से उन्होंने सब कुछ सीखा, उनको इनामात मिले हैं। करे दुश्मनी कोई तुमसे अगर, जहाँ तक बने तुम करो दरगुजर। अगर तुमसे हो जाए सरजद कसूर तो तोबा करो ज़रूर। जो मोहताज मांगे तो दो तुम उधार, रहो वापसी के न उम्मीदवार। ये मेरे भाई करते थे, अगर कोई मांगता था उनसे वो देते थे। प्रोफेसर वहाँ कहती थी इतना बड़ा अमाउंट आप दे रहे हैं, अल्लाह ने आपको दिया तो वो कह रहे हैं हम देंगे। कहते थे ये दे, मगर मेरे दिल में नहीं है कि मैं वापसी लूँगा, मैं उसको नहीं कह सकता मेरा दो। इस नियत से देते थे कि मुझे नहीं लेना है। और हदीस का भी यही मफ़हूम है कि आपकी नियत ये हो कि आप खलल ना हो आपकी नियत में। अगर आप दे रहे हैं इस नियत से दें कि अगर दे दे तो फबेया, न दे तो आप ही ना कहें फला ने हमारा नहीं दिया। वही तो आपको मालूम है, रब का शुक्र अदा कर भाई जिसने हमारी गाय बनाई, उस मालिक को क्यों ना पुकारे जिससे पिलाई दूध की नहरें। दूध दही और मीठा मस्का देना खुदा तो किसके बस का, मस्का मक्खन। यानी ये बहुत लंबी है, आप देखेंगे गूगल के, ये मैंने मुख्तसर किया है। अब बच्चों के लिए सच कहोगे तो तुम रहोगे शाद, फिक्र से पाक रंज से आज़ाद। सच कहोगे तुम रहोगे दिलेर, जैसे डरता नहीं दिलावर शेर। सुबह से रहिए तक़वियत दिल को, सहल करता है सख्त मुश्किल को। इस सच कहो इस्माइल मेटी, सच कहो हमेशा सच है पहले भले मानसों का पेशा सच। सच कहोगे तो तुम रहोगे अजीज़, सच तो ये है कि सच है अच्छी चीज़। और मैं अपने दादा के बारे में यही कहूँगी कि उन्होंने बहुत आसान उर्दू में, उसके बाद बहुत लोगों ने कहा, मगर सबसे पहले मेरे दादा ने लड़कियों की तालीम को आम किया और उन्होंने खोला। आज इस्माइल बेटी एमए क्लासेस हो रही हैं माशाल्लाह। और पार्टीशन के बाद सब लोग घर में बैठ, यहाँ मुसलमान आ गए तो वहाँ पे एकदम
बहुत कमी आ गई थी, तो उन्होंने नेशनल कर दिया, सिख हिंदू मुस्लिम ईसाई सब लोगों को। तो अब माशाल्लाह अब तक चल रहा है वो। उनकी मग़फ़िरत थी, आप लोग, एक सदी गुजर गई है। 1917 उनकी पैदाइश थी और 1910 में उन्होंने बुनियाद रखी थी स्कूल की, और सन 60 में जुबली हुई थी वहाँ पे। तो सबसे पहली तालबा मेरी दादी थी मुशर्रफुन्निसा। उनके बड़े बेटे जो महमूद सैफ़ी थे, उनकी जो एक इकलौती बेटी थी वो मेरी दादी थी, ग्रैंड माँ थी मेरी, वो पहली तालबा थी। फिर उनका इंतकाल हो गया तो उनकी चचाजाद बहन मोहम्मद असलम सैफ़ी उनके दूसरे बेटे थे, जिन्होंने 78 तक स्कूल चलाया दादाजी ने। तो उन्होंने समझिए जो वो उनके पौधा लगा के गए थे उसको तना दरख्त बनाया, जो आज आप लोग भी हैं। उन्हीं के मरहून मिल्लत है, न वो आम करते न आज आप लोग होते। मुझे बहुत खुशी है कि आप लोगों ने बहुत अच्छा प्रोग्राम पेश किया। मैं सब स्टाफ को और आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ। और हमारा प्रोग्राम वैसे ही तवील हो गया। सबकी इतनी खूबसूरत और उम्दा परफॉर्मेंसेस थी, जिस कदर माँ बाप ने उनको सपोर्ट किया, टीचर्स का एक मोरल सपोर्ट। आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आपने जो है मेरी नानी को इनवाइट किया, और इस तरह से एक ऑनर की बात है उनके लिए। और आप जिस तरह आप लोग का ये जो एक मिशन है स्कूल का, वही एक बहुत बड़ा मतलब एक चीज़ है, क्योंकि हर स्कूल में इस तरह की तदरीस का अमल या तालीम व तरबियत, जिस तरह का हर चीज़ आपने हर बच्चे को एक क्योंकि आपको पता है कि हम जिस तरह से होता है कि एक जो लाइमलाइट में बच्चे होते हैं उन्हीं को हम स्टेज परफॉर्मेंसेस का मौका देते हैं, पर एक पूरी क्लास को लेके चलना और एक एक बच्चे की परफॉर्मेंसेस, ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो मुझे बहुत खुशी हुई यहाँ पे आकर। और बस मैं, क्योंकि स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी बहुत डाइवर्स चीज़ है, और किस तरह हमारे स्पीच एंड लैंग्वेज इम्पेडिमेंट्स होते हैं, हम किस तरह थेरेपी करते हैं, क्या क्या उसमें डोमेन्स होते हैं, इन सब का लिए हम कोई और वक्त आयोन होगा इंशाल्लाह, तो मैं ज़रूर आपको जो है इस पर एक स्पीच या फिर प्रेजेंटेशन दूंगी। पर मैंने एक नज़म लिखी थी जो कि स्टैमरिंग पर है, और मैं बड़ी जो है मुतासर भी हूँ, बिकॉज़ हमारे ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी यहाँ मौजूद हैं। हमने उनको काफ़ी सुना भी है, और हमारे वाइस चांसलर साहब यहाँ बैठे हुए भी हैं। तो आई फील वेरी ऑनर्ड हियर। तो मैं वो नज़म आप पढ़ रही हूँ जो स्टैमरिंग के हवाले से। तो एक स्टैमर जो बहुत करता है, उसको हर कोई कहता है ये कर लो वो कर लो, तो उन सबको एक तरह से वो चीज़ों को जैसे परेशान कुन हालत में एक चीज़ मतलब एक नज़म लिख रहा है, और वो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ कि एक्सेप्टेंस एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, और वो जब एक इंसान एक्सेप्टेंस आ जाती है तो उसके लिए करना कुछ भी मुश्किल नहीं होता, क्योंकि वो हर चीज़ कर रहा है। और सिर्फ एक स्टैमरिंग की वजह से वो, क्योंकि कोई कमी नहीं है, वो एक उस तरह जिस तरह वायरिंग हमारे ब्रेन में हुई होती है, तो वो एक अलग चीज़ है, उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। पर मैं वो नज़म पेश कर रही हूँ। आज उन रस्मों को तोड़ता हूँ, उन बेनकाब चेहरों को परखता हूँ, उन सोई हुई सोचों को झंझोड़ता हूँ, उन झूठी बातों से अपने दिल को दहलाता हूँ, उन फरेब किस्सों और वादों को धुंधलाता हूँ, और फिर उन बिखरी सांसों को समेटता हूँ, और बस फिर ये कहने पर मजबूर हो जाता हूँ कि हाँ, यही है तल्ख़ हकीकतें, यही है इस ज़माने के फसाने। ए इंसान भागता क्यों है मुझसे, ए इंसान भागता क्यों है मुझसे, ज़रा तसल्ली से सुन तो ले मुझे, मेरे नामुकम्मल जुमलों को ख़ुद पुर करने दे मुझे। कब क्यों और कैसे होती है, कब तक रहती है, दौरानियाँ क्या है और कब तक ठीक हो जाती है, बात भी ज़रा हैरत अंगेज़ है। बहुत से जवाबात कई नौयत पर मबनी है, हाँ, पर एंजाइटी से लुकनत का होना या फिर लुकनत की वजह से एंजाइटी का दरपेश आना, इन सवालों पर साइंसी खोज अब भी जारी है। कई फ़र्जी बातें जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं, हाँ, पर आपके रवैये और बर्ताव से लुकनत को बेहतर बनाया जा सकता है। बस अब कोई आओ इस कर्ब से निकालो हमें, इन जहनों को उभारो तो ज़रा, उठो इस कौम को जगाओ तो ज़रा, ये ज़माना भी तो है हमसे रवा, इसका एहसास दिलाओ तो ज़रा। चलता हूँ उन सोचों को उभार कर, इस ज़िंदगी की तलखियों के ज़ाविये बतला कर। बहुत शुक्रिया।